Hi, I'm Nirali Bansali, and today I'll take you all through our first fund, Samco FlexiCap Fund, which is going to be open from 17th to 31st of January. So today let's talk about what is our strategy and how are we going to manage money for unit holders through this fund. So Samco FlexiCap Fund, we are following a E3 strategy. इसका मतलब क्या है कि हम एफिशिएंट कंपनीज में डालेंगे पैसा एट एफिशिएंट प्राइसेस एंड हमारा चर्न होगा वो भी एफिशिएंट होगा, मतलब पोर्टफोलियो चर्न बहुत एफिशिएंट होगा जिसकी वजह से कॉस्ट कम होंगे। इसमें हमारा गोल क्या है कि वी एम टू बी द बेस्ट फंड जनरेटिंग हाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। तो इसमें ये क्यों होगा? क्योंकि हम एफिशिएंट कंपनीज के साथ जुड़ेंगे और हम रिस्क भी कम लेंगे बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो लेट्स बिगिन एंड लेट मी टेक यू थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द स्ट्रैटेजी। पहला है कि वी विल बाय ओनली एफिशिएंट स्ट्रेस टेस्टेड कंपनीज। स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट कंपनीज हम देखेंगे कैसे। हम क्या कर रहे हैं, 67,000 कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब को हम ये स्ट्रेस टेस्टेड यूनिवर्स से पास कर रहे हैं और केवल 125 कंपनीज है जो क्लियर होती है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बन जाती है। इसमें हम क्या देखेंगे कि कंपनी सर्वाइव होती है कि नहीं और हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पाती है और आगे भी जाके जनरेट कर पाएंगी। ये हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ प्योर बेसिस पे नहीं देख रहे हैं, हम उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं। टिपिकली क्या होता है कि 3 रेवेन्यू लाइन आइटम्स है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट, डिस्क्रिशनरी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और R&D एक्सपेंडिचर, जो टिपिकली P&L में एक्सपेंस होते हैं। पर यही सब चीज़ें हमें इनटैंजिबल्स बनाने के लिए हेल्प करती है आगे जाके, तो उसको एक्सपेंस नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट उसको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करना चाहिए। तो यही हम एडजस्टमेंट्स करते हैं ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू सी द ट्रू वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कि वो सही में कितना रिटर्न आगे जाके भी जनरेट कर पाएगा। हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों देखते हैं? क्योंकि एफडीज में आप देखते हो इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड्स में आप देखते हो यील्ड्स, पर इक्विटीज़ में आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो क्योंकि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही डिपेंडेंट है। और टू ब्रेक इट अप, बेसिकली हम हाई ROCE के बिजनेसेस में जाएंगे जहाँ पे बहुत कैश जनरेट हो सकता है। इसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे और देखेंगे आगे जाके कि ये सस्टेन हो पाता है कि नहीं। ये हमने थोड़ा बैक टेस्टिंग किया है, जो लुक थ्रू मैट्रिक्स है। हमारा बेंचमार्क है निफ्टी 500 और ये हमने स्ट्रेस टेस्टेड यूनिवर्स से कंपेयर किया है। तो अगर आप देखते हो तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निफ्टी का 10.39% है, हमारे स्ट्रेस टेस्टेड बिजनेसेस का डबल से भी ज़्यादा है, 24.27%। निफ्टी 500 का ग्रॉस मार्जिन 28% है, हमारा उससे ज़्यादा है काफ़ी, 43%। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी भी 0.72 है, हमारा 0.03 है, बहुत कम है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। वर्किंग कैपिटल साइकिल निफ्टी 500 बिजनेसेस के 145 डेज है, हमारा बहुत कम है, 49 डेज। मतलब हमारे बिजनेसेस बहुत आसानी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। निफ्टी 500 के री इन्वेस्टमेंट रेट इज लोअर एट 7.74%। हमारे स्ट्रेस टेस्टेड इंडिया बिजनेसेस का यूनिवर्स दिखाता है कि री इन्वेस्टमेंट रेट 14.49% है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो बिजनेसेस है वो डेफिनेटली फंडामेंटली स्टेबल और साउंड बिजनेसेस है कंपेयर टू द यूनिवर्स या कंपेयर टू द बेंचमार्क निफ्टी 500। बट ये हमारे बिजनेसेस क्यों ऐसे है, या व्हाई इज इट दैट कि हमारे बिजनेसेस फंडामेंटली बेटर है? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स है हमारे बिजनेसेस को। फॉर इंस्टेंस हम B2C बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, या जहाँ पे रिपीट परचेसेस होते हैं, या जहाँ पे प्राइस सेटर्स हो ना कि प्राइस टेकर्स, ऐसी सब बिजनेसेस में हम इन्वेस्ट करते हैं। लेट मी टेक यू थ्रू ईच वन ऑफ देम, गिविंग यू डिटेल्स। पहले तो हम B2C बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट करते हैं, नॉट B2B। और ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमें चाहिए बिजनेसेस जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर के लिए हो। तो फॉर इंस्टेंस आप देख लीजिए, एक कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क, जो डेनमार्क की कंपनी है। अब ये कंपनी इंसुलिन पेन्स बनाती है डायबिटीज़ में,
और इनका मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड में ओवर 50%। मतलब 1 in every 2 insulin pens is Novo Nordisk's। बट एज सपोज इफ आई एम अ डायबिटिक पेशेंट और मुझे इंसुलिन लेना है तो मैं ये परचेज डिफ़र नहीं कर सकती, मुझे तभी के तभी नोवो नॉर्डिस्क के पास जाना पड़ेगा और ये बाय करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप देखिए, अगर आपको कोई कोविड टेस्ट करवाना है या कोई भी टेस्ट करवाना है तो आपको इमीडिएटली एक डायग्नोस्टिक लैब के पास जाना ही पड़ेगा। आप ये पेमेंट भी डिफ़र नहीं कर पाते हैं। आप फेसबुक या मेटा का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो लोग हैबिचुएटेड है सोशल मीडिया से वो उठ के ये सब ऐप्स देखेंगे ही देखेंगे, मतलब उनको खोलना ही पड़ेगा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो ये सब हम डिफ़र नहीं कर सकते हैं, हम इसलिए उन्हीं टाइप ऑफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेकेंडली, हम प्राइस सेटर्स के साथ रहेंगे, ना कि प्राइस टेकर्स। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तो उन्होंने जो ऑफिस क्रिएट किया है फॉर कंज्यूमर्स, अगर किसी को ऑफिस का प्रोडक्ट चाहिए तो उसको माइक्रोसॉफ्ट जो बोल रहा है उसी प्राइस पे लेने पड़ेगा, वो डिफ़र नहीं कर पाएगा। अगर हम क्रिसिल के रिपोर्ट्स की बात करते हैं, अगर क्रिसिल कोई प्राइस सेट करता है तो वही रिपोर्ट्स उसी प्राइस पे लेने पड़ेंगे और इकरा और केयर को वो फॉलो करना पड़ेगा उनका प्राइस स्ट्रक्चर। इसीलिए हम इसी बिजनेसेस और इन्हीं बिजनेसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा थर्ड ड्राइवर है कि हम उन्हीं बिजनेसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनमें लार्ज री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो। बजाज फाइनेंस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। वो लोग काफ़ी री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं अपने ही बिजनेसेस में। आप एनवीडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। एनवीडिया एज अ कंपनी जो AI चिप्स बनाती है, तो वो बहुत स्पेंड करते हैं अपने ही बिजनेस के R&D के लिए, तो उनके पास बहुत आगे जाके भी अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर इन्वेस्टमेंट। हमारा ड्राइवर और एक है कि हम इंटैंजिबल्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत इंटैंजिबल वैल्यू या मोड क्रिएट कर लिया है विच इज़ नॉट वेरी इजी टू कॉपी और रिप्लेस। तो अगर आप फेसबुक ले लो, फेसबुक में क्या है कि उनके पास 7 मिलियन यूज़र्स है। अगर आप 1 बिलियन या 2 बिलियन ट्रिलियन या फिर $1 ट्रिलियन भी डाल दीजिए तो भी आप दूसरा फेसबुक नहीं खड़ा कर पाओगे। अल्फ़ाबेट या गूगल आप देखिए, उनका सर्च इंजन बहुत पावरफुल है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया वो डिसरप्ट करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ है कि अल्फ़ाबेट को कोई भी बीट नहीं कर पाया है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम इंटैंजिबल एसेट्स वाली कंपनियों के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसलिए हमारे पास कभी भी सिक्लिकल्स नहीं होंगे, PSUs नहीं होंगे या हेवीली लीवर्ड कंपनीज भी नहीं होंगी। हम इन्वेस्टमेंट फैड्स के पीछे भी नहीं भागेंगे और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस के साथ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एसेंशियली क्या होता है कि जब ऊपर जाते हैं तो सब साथ में ऊपर जाते हैं, बट जब नीचे गिरता है तो जो वीक होता है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता है। ये क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ अ रूल ऑफ 50-80, मतलब 50% चांस दैट अ स्टॉक विल फॉल 80% एंड देयर इज़ एन 80% चांस दैट द स्टॉक विल फॉल 50%। तो ये हम अगर टाटा स्टील का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 200 से 500, 500 से 200, फिर वापस 500, फिर वापस 200, फिर 1000 क्रॉस कर लेता है और उसके बाद वो वापस गिर जाता है। तो आप देख ही सकते हो कि उनका एंट्री और एग्जिट दोनों क्लैरिटी होना चाहिए एज अ फंड मैनेजर या एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी राइट बोथ द टाइम्स, एट द एंट्री लेवल एंड एट द एग्जिट लेवल। और अगर आप हमारे स्ट्रेस टेस्टेड बिजनेसेस देखते हैं तो फॉर इंस्टेंस हम लोग ने बैक टेस्टिंग किया है निफ्टी 50 में। इसमें क्या हुआ है कि सिर्फ 15 कंपनी है जिन्होंने ये स्ट्रेस टेस्ट क्लियर किया है। मतलब अगर आप ये चार्ट देखते हो तो जो नीचे का पिंक कलर का लाइन है वो निफ्टी 50 का लाइन है और जो रेड कलर का लाइन है वो हमारे स्ट्रेस टेस्टेड बिजनेसेस का लाइन है। अगर किसी ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता बैक इन 2010 और 2021 तक देखा होता तो निफ्टी 50 ने 355 रुपीज़ तक रिटर्न्स जनरेट किए होते और हमारे स्ट्रेस टेस्टेड बिजनेसेस ने 2810 रुपीज़ तक रिटर्न्स जनरेट किए होते। और ये क्यों पॉसिबल है, ये एक्सपोनेंशियल राइज क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम रिस्क लेते हैं तब काफ़ी कम लेते हैं और रिटर्न्स आते हैं तब बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं और इम्प्रूवमेंट के साथ दिख जाते हैं। ये तो हुआ पॉइंट टू पॉइंट बेसिस, बट अगर आप मंथली एवरेज एक्सेस रिटर्न भी देखते हो तब हम बोलते हैं कि हम हमेशा आउट परफॉर्म नहीं करेंगे,
हम सिर्फ 2/3 ऑफ द टाइम्स करेंगे, मतलब सिर्फ 68% ऑफ द टाइम्स करेंगे। पर जब भी करेंगे हमारा एवरेज एक्सेस आउट परफॉर्मेंस होगा 3.72% और जब गिरेंगे तब कम गिरेंगे एट 2.8%। तो मतलब जो हमारा नेट है वो एक्सेस एवरेज रिटर्न हो जाता है 1.62% ऑन अ मंथली बेसिस। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मॉडल के साथ आएंगे तो हमारा आउट परफॉर्मेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली 66% ऑफ द टाइम्स। अंडर परफॉर्मेंस जब आएगा तब काफ़ी कम आएगा 34% ऑफ द टाइम्स, तो हम नेट पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी करेंगे। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है जहाँ पे व्हेन रिटर्न्स ऑन कैपिटल आर सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ मीन रिवर्जन एंड सेकेंड इज व्हेन दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ मीन रिवर्जन। अभी इसका मतलब क्या है, आप एक जगह पे स्टील का प्लांट सेटअप कर लो, उसने हाई आरओसी जनरेट किया है, कोई अलग प्लेयर है वो देखता है कि अच्छा इसने तो बहुत अच्छा आरओसी जनरेट कर लिया है तो हमें भी करना चाहिए, वो भी बैंक से लोन लेता है और वहाँ पे दूसरा स्टील प्लांट खड़ा कर लेता है और वो भी आरओसी जनरेट करता है। अब कंपटीशन बढ़ जाता है, मतलब अगर आप देखो तो दोनों में फ़र्क क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो कंपनी इंटैंजिबल्स ज़्यादा बनाती है, ब्रांड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये सब ज़्यादा बनाती है, उसी कंपनी को वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है टू कॉपी। और ये बिजनेसेस आर नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ मीन रिवर्जन, मतलब वो रिवर्ट नहीं होंगे, वो सेक्युलर रन में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन्हीं टाइप ऑफ बिजनेसेस का आप एग्जाम्पल ले लो, बेवरेजेस है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां है, हेल्थ केयर है, बिजनेस एंड कंज्यूमर सर्विस है। सो यही सब बिजनेसेस ज़्यादा आगे जाके भी सस्टेन हो पाएगी। ये तो हुआ कि हमारा फर्स्ट लेग ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट वी विल बाय ओनली एफिशिएंट स्ट्रेस टेस्टेड कंपनीज। हमारा सेकेंड स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि हम एफिशिएंट प्राइस पे लेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बोला हम एफिशिएंट बिजनेसेस मतलब जो फंडामेंटली अच्छे कंपनीज है उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे और क्वालिटी का हमेशा एक प्राइस होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्वालिटी वाली कंपनियां या क्वालिटी वाला कुछ भी प्रोडक्ट आपको बहुत सस्ते में मिलेगा, इसलिए इट इज़ ओके टू पे अ प्रीमियम। What we are saying is we are okay to pay a nominal premium but we are not going to pay a exorbitant premium। तो ये एक कोट है चार्ली मंगर का, वो बहुत लंबा कोट है बट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ। चाहे आप डिस्काउंट पे डालो पैसा या प्रीमियम पे डालो, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कौन डिक्टेट करता है? बिजनेस का आरओसी ही डिक्टेट करता है। मतलब आपके जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है एट द एंड ऑफ द डे वो आरओसी पे ही डिपेंडेंट है। ये एक एग्जाम्पल है बाइंग चीप वर्सेस बाइंग द बेस्ट। आप कंपनी बी पहले ले लीजिए, आपने लोअर पी मल्टीपल पे बाय किया मतलब 2x प्राइस टू बुक, हायर पी मल्टीपल पे सेल किया मतलब 4x प्राइस टू बुक। ये बिजनेस का आरओसी है टिपिकली 10%, तो बढ़ के भी कैगर होगा 12% ओनली। बट इसके कंपैरिजन में आप कंपनी ए ले लीजिए, आपने हाई पे बाय किया मतलब प्रीमियम पे बाय किया 4x टाइम्स प्राइस टू बुक, लो पे सेल किया 2x टाइम्स प्राइस टू बुक, बट आरओसी 20% है, तो घट के आपका कैगर 18% तक ही गिरेगा। ये एक इजी मैथमेटिकल एग्जाम्पल है जो आप एक्सेल में भी डाल के देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टेंशन मत लो कि आपको अंडर वैल्यूएशन पे ही बाय करना है, आपको बेसिकली क्या करना है, ग्रोथ वाली कंपनी के साथ जुड़ना है और यही हम कर रहे हैं इन दिस फंड। और हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स नहीं देंगे, हम कंपाउंडिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं जो सेक्युलर अपमूव ऑफ द चार्ट देता है। सो आप देख लीजिए आईडेक्स, नोवो नॉर्डिस्क, टीसीएस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑफ कंपनीज जो आगे जाके भी कंटिन्यूम में रहते हैं। और ये ही कंपनीज बिकॉज हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, यही कंपनीज कंपाउंडिंग होते रहेंगे, इसी कंपनीज में आपका वेल्थ कंपाउंड होता रहेगा लंबे समय के लिए और इसलिए आगे जाके भी रिटर्न्स बनेंगे। नाउ हम लोग वैल्यूएशन करते कैसे हैं? हम देखते हैं समथिंग कॉल्ड एज फ्री कैश फ्लो यील्ड। मतलब इसका मतलब ये है कि आप 100 रुपये डालो, इसमें होगा फ्री कैश फ्लो सपोज ₹25। अगर आप 10 टाइम्स प्राइस टू बुक पे भी डालते हो, मतलब आप 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हो, तभी आपका फ्री कैश फ्लो यील्ड होगा 2.5%। और इसमें भी हम बोल रहे हैं कि हम एडजस्टमेंट्स करेंगे फॉर दोज रेवेन्यू लाइन आइटम्स, जैसे मैंने पहले समझाया है,
of R&D, technology investments and discretionary marketing and advertising costs. So ये करके हम फ्री कैश फ्लो, एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो यील्ड पे वैल्यूएशन करेंगे ऑफ दीज कंपनीज। ये हम कर पाएंगे इवन विद इन द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, और हम दूसरे एसेट क्लासेस से भी कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर आप देखें तो हमारा जो बेंचमार्क है निफ्टी 500, उसका एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो यील्ड है 2.38%, और हमारे स्ट्रेस टेस्टेड यूनिवर्स ऑफ बिजनेसेस का इंडिया का है 2.07%। मतलब हम 16% प्रीमियम तक बराबर है, दे सकते हैं, और हम जायज़ है, हम देना चाहते भी हैं, हमें टेंशन नहीं है। पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी कंपनी का, फॉर इंस्टेंस आप डीमार्ट ले लीजिए, उनका जो एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो यील्ड है वो बहुत कम है या बहुत दूर है फ्रॉम द बेंचमार्क ऑफ निफ्टी 500 TRI, तो इसलिए हम इतना एग्जॉर्बिटेंट वाला भी नहीं देंगे। तो ये तो हुआ हमारा सेकेंड लेग ऑफ द स्ट्रैटेजी, जो एफिशिएंट प्राइस है। मतलब हम एफिशिएंट कंपनीज में पैसा डालेंगे एट एन एफिशिएंट प्राइस, और इसीलिए हम बोल रहे हैं हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी है कि हमारा चर्न बहुत कम होगा, क्योंकि हम अच्छे कंपनीज में डालेंगे पैसा एट अ रीजनेबल प्राइस, इसलिए हम चर्न भी कम करेंगे। मतलब हमारा पोर्टफोलियो चर्न भी कम होगा, जिसकी वजह से यूनिट होल्डर्स को कॉस्ट कम लगेगा। अब एक मिथ है इंडस्ट्री में कि आप सिर्फ TER भरते हो एज ए यूनिट होल्डर, पर किसी को पता नहीं है कि उसके अलावा हम एक वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट भी भरते हैं एज ए यूनिट होल्डर, जो डिडक्ट होता है डायरेक्टली NAV में से। मतलब दिस एक्सपेंडिचर ऑफ वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट इज ओवर एंड अबाव द एक्सपेंस रेशियो। अब ये वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट होता क्या है, आप हमेशा एज अ फंड मैनेजर, मैं कुछ बाय करती हूँ, सेल करती हूँ, तो ब्रोकरेज फीस लगता है, STT लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है, तो ये सब डिडक्ट होता है कहाँ से? ये सब होता है डिडक्ट डायरेक्ट NAV में से। तो ये रिटर्न्स को फाइनली हैम्पर करता है। तो इसलिए एट Samco AMC वी आर सेइंग दैट वी विल बी द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट AMC टू डिस्क्लोज आवर वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट। और ये एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी इंडस्ट्री में बेसिकली कोई फंड है जो TER 1.7% का लगाता है और उसका वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट सपोज है 1.2%, मतलब जो फंड्स 60 to 80% जितना पोर्टफोलियो टर्नओवर करते हैं इन अ ईयर, उनका एवरेज होता है वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट अराउंड 0.6% to 1.2%। तो ये और TER मिला के उनका टोटल होता है अराउंड 2.9%। और एक फंड भी है जिसका सपोज TER भले ही 1.8% हाई हो, पर अगर वो वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट बहुत कम है, मतलब वो बहुत कम चर्न करता है इन अ ईयर, तो उनका आ जाता है अराउंड 0.05%, विच वी आर सेइंग विल बी आवर्स। हमारा वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट हमेशा बहुत कम होगा, क्योंकि हम एफिशिएंट कंपनीज में डालेंगे पैसा एट एन एफिशिएंट प्राइस। इसकी वजह से हमारा जो वॉलंटरी डीलिंग कॉस्ट होगा वो बहुत कम होगा, और जिसकी वजह से टोटल काफ़ी कम हो जाता है कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज। तो बेसिकली टू समराइज, हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो उसमें सिर्फ 25 स्टॉक होंगे। हमारा जो सिड है वो सिंपलेस्ट है इन द इंडस्ट्री, अराउंड 49-50 पेजेस कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज विच इज़ ओवर 150 पेजेस। हमारा पोर्टफोलियो में 65% इंडियन इक्विटीज़ है, 35% फॉरेन इक्विटीज़ है। मतलब 25 में से 16 कंपनीज़ है जो केवल इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, इंडियन कंपनीज होंगी, और 35% मतलब 9 कंपनीज है जो पूरे ग्लोब में इन्वेस्ट करेंगे। हम इसमें हम ट्रैप्स करेंगे बट कभी भी कैश कॉल नहीं लेंगे, मतलब हम कंप्लीटली इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं इक्विटीज़ में। इसमें हम डेरिवेटिव्स नहीं करेंगे, करेंसी हेजिंग नहीं करेंगे, और प्योर इक्विटी फंड है फॉर एन इन्वेस्टर। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ हम 25 स्टॉक लेंगे, तो एक बुक है बाय बर्टन मैल्केल, ही इज सेइंग इन दैट बुक अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। वो क्या बोल रहे हैं कि जो 20 to 25 नंबर ऑफ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, इट इज़ एन आइडियल पोर्टफोलियो। इसके बाद अगर आप देखते हो कि चार्ट में, तो जो रिस्क का लाइन है वो फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर द 25th स्टॉक ऐसा नहीं है कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिलता है, इनफैक्ट इसके बाद तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता ही नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम एज सैमको म्यूचुअल फंड, हमारे पहले फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में, सिर्फ 25 स्टॉक ही लेके आएंगे। सो टू समराइज,
सैमको का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें 25 स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट बिजनेसेस ही रहेंगे, 65% इंडियन कंपनीज होंगे, 35% ग्लोबल एक्सपोजर होगा। दिस वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ इंडियन लॉन्ग टर्म टैक्सेशन पर्सपेक्टिव, कि आपको उसका बेनिफिट हो सके। हम हमेशा हमारा एक्टिव शेयर डिस्क्लोज करेंगे और वो हाई होगा, और हम प्योरली इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। अगर आप देखो तो यू कैन मेक मनी थ्रू 2 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ईदर यू कुड बी इन्वेस्टेड विद द बिगेस्ट बिजनेसेस और यू कुड बी इन्वेस्टेड विद द बेस्ट बिजनेसेस। अगर हमें बिगेस्ट के साथ जुड़ना था तो इंडेक्स में ही डाल देते, बट वी वांट टू बी विद द बेस्ट एंड एफिशिएंट कंपनीज। सो व्हाट आर वी सेइंग, वी हैव एन इंडिकेटिव वेटिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि we want to be with the ones which are giving the largest compounding opportunity and not going to be on only free float। तो हमारे जो इंडिकेटिव हमारा वेटिंग स्ट्रक्चर है वो है कि हम टॉप 5 को अराउंड 7% वेट देंगे, नेक्स्ट 10 को अराउंड 4% देंगे और उसके बाद 10 को अराउंड 2.5% वेट देंगे। तो ये होगा मोटा मोटी हमारा वेटिंग स्ट्रक्चर। अब एंट्री के बारे में तो सब बोलते हैं, बट हम लोग ने एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी डिफाइन किया है। 4 लेगेड एग्जिट स्ट्रैटेजी है। अगर उसमें से कोई भी मिस हो जाता है या पास नहीं, क्लियर नहीं करता है, तो हम एग्जिट कर लेंगे वो स्टॉक में से। हमारा पहला है कि हमारा जो हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क है उसमें अगर कोई भी पिलर वो क्लियर नहीं करता है स्टॉक फॉर इंस्टेंस, तो वो हम एग्जिट कर जाएंगे। मतलब ये हम हमारा हेक्साशील्ड या स्ट्रेस टेस्ट रोज रन करेंगे और एज एन इन्वेस्टमेंट कमिटी हम एवरी मंथ बैठेंगे टू सी कि ये स्टॉक क्लियर होता है कि नहीं होता है। अगर कोई भी पिलर में अगर वो नहीं क्लियर होता है तो हम वो स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। हमारा सेकंड है कि अगर हमें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, फॉर इंस्टेंस आउट ऑफ द 25 स्टॉक्स उसके अलावा 26 स्टॉक हमें अच्छा लगता है या 27th अच्छा लगता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पोर्टफोलियो को 27 स्टॉक्स का बना देंगे। हम हमेशा सिर्फ 25 स्टॉक्स ही रखेंगे जो लीस्ट कंपाउंडिंग देता है। मतलब जो 25th स्टॉक है उसमें से हम एग्जिट कर जाएंगे और जो अच्छा वाला है उसको रिप्लेस कर देंगे। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। हमारा थर्ड रीजन है कि अगर आप देखें तो सेबी ने एक रूल बनाया है कि एज एन एएमसी हम एक स्टॉक में सिर्फ 10% होल्ड कर सकते हैं। तो अगर उसमें वेटेज ज़्यादा चला जाता है तो हम रिड्यूस करेंगे जस्ट टू ब्रिंग इट डाउन टू 10%। और फोर्थ है कि जब हमारा वैल्यूएशन बन जाता है इनडिफेंसिबल। अभी इनडिफेंसिबल का मतलब क्या है कि जब बहुत रिटेलर्स एंटर कर जाते हैं स्टॉक में और प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एग्जिट कर जाते हैं, दैट्स व्हेन वी विल एग्जिट अ स्टॉक, बिकॉज वो स्टॉक ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव फिर बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग ने ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच से एग्जिट स्ट्रैटेजी डिफाइन किया है। हम और एक चीज़ लेके आए हैं इन्वेस्टर्स के लिए, एंड टू टेक द इन्वेस्टर एंगेजमेंट टू द नेक्स्ट लेवल। सो वी विल बी इंडियाज फर्स्ट AMC टू पब्लिश कंसोलिडेटेड लुक थ्रू मेट्रिक्स एट अ स्कीम एंड यूनिट होल्डर लेवल। और हम क्या करेंगे, दूसरा आप समझ लीजिए कि हमारा जो फंड है फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें वो एक लिस्टेड कंपनी है और जो उसके 25 होल्डिंग्स है वो सब्सिडियरीज है। तो आफ्टर एवरी रिजल्ट सीजन हम बैठ के सब रिजल्ट्स कंसोलिडेट करेंगे और आपको एक पर्सनलाइज्ड फैक्ट शीट देंगे जिसमें आप देख पाओगे कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका प्रोपोर्शनली सेल्स ग्रोथ कैसा बढ़ रहा है, ROC कैसा हो रहा है, ग्रॉस मार्जिन्स कैसा हो रहा है। मतलब आप शेयर होल्डर ही हो गए एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए आपको पता चलेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन्हीं कंपनियों में इसका प्रोग्रेस क्या हो रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है। तो हम बेसिकली अभी तक क्या हो रहा है कि सामने वाला यूनिट होल्डर सिर्फ NAV से जज करता है कि उसका फंड या उसका इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, हम आपको ईच पर्सन को एक इंडिविजुअल या पर्सनलाइज्ड फैक्ट शीट देंगे, तो आप वो फैक्ट शीट को NAV से कंपेयर कर पाओगे। मतलब अगर आप देख रहे हो कि आपके बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसमें फंडामेंटली कुछ इश्यू नहीं है, तो फिर और NAV कम है तो आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज NAV फिर बढ़ जाएगा। और अगर उल्टा होता है, मतलब NAV आगे बढ़ गया है पर बिजनेसेस अभी भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए। तो इसलिए ये पर्सनलाइज्ड फैक्ट शीट हम दे रहे हैं टू आवर यूनिट होल्डर्स। और हम लोग ने हमारा इन्वेस्टमेंट कमेटी भी सेट किया है जो डिसीजंस लेगा कि पोर्टफोलियो में चर्न क्या होगा।
मतलब Jimit Modi, who is our group CEO, he will chair our investment committee. He is also a CA, CFA. उमेश मेहता जो CEO है सैमको AMC के, वो भी एक CA है, lot of experience in the markets. He will also be a part of our investment committee. मैं निराली बंसाली, I am the fund manager. I will also sit in the committee and Dhaval Dhanani, he looks at foreign investments. He will also be a part of the committee. तो हम लोग every month बैठेंगे to decide कि कौन सा stock आना चाहिए या जाना चाहिए from the fund. So this is what our structure is, and this is what our philosophy, and this is what Samco Flexi Cap Fund is all going to be about. So before ending the presentation, मैं आपको दो हमारे Flexi Cap Funds के ad दिखाना चाहूंगी. मैं हूं एक efficient कंपनी. मैं हूं एक इनएफिशिएंट कंपनी. ये भाई साहब कौन है? दरअसल मैंने इनसे काफी बड़ा लोन लिया है, तो सब कुछ इनसे पूछ के करना पड़ता है. आपके यहाँ ऐसा कोई? No. We are debt free. इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी लोन से दबी कंपनियों से दूर रहें. सैमको फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए पैसे बनाए दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके. इन्वेस्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या विजिट करें samcomf.com. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. मैं हूं एक एफिशिएंट कंपनी. मैं हूं एक इनएफिशिएंट कंपनी. हमने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया. In just 30 days. हमारा प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाएगा, बस कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है. अगले 4-5 साल में रेडी. इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी इनएफिशिएंट कंपनी से दूर रहें जहां फाइलें बस घूमती रह जाएं. सैमको फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए पैसे बनाए दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके. इन्वेस्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या विजिट करें samcomf.com. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Thank you.